प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, लिख दें चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक। दूसरी बात है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफेरेबल है, चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। मतलब क्या होता है इसका कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि लाइक चार्ज जो है रिपेल करता है ईच अदर। हाँ, तो अब देखिए इसको समझ लीजिए, ये प्रॉपर्टी जो था, प्रॉपर्टी नंबर तीसरा पढ़ रहे थे ना। तीसरा में क्या था कि लाइक चार्ज जो है रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर का मतलब होता है कि एक जैसा चार्ज वो रिपेल करेगा और एक जैसा चार्ज रिपेल करेगा, अलग अलग चार्ज रहेगा अनलाइक तो वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। इतना बात समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए, अगला प्रॉपर्टी हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका फोर्थ नंबर कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब होता है चार्ज का एडिशन जो है वो सिंपल अलजेब्रा से होता है। चार्ज का एडिशन कैसे होता है? सिंपल अलजेब्रा से। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा से क्लियर कर पाइएगा कि मान लीजिए कि एक बॉडी है ना, मान लीजिए कि एक बॉडी है, इस पे चार्ज दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे +3 कूलम दिया हुआ है, यहाँ पे -8 कूलम दिया हुआ है, यहाँ पे बॉडी पे चार्ज जो है +12 कूलम दिया हुआ है ना। तो आपको कह रहा है कि टोटल नेट चार्ज बॉडी का निकालिए, तो आप नेट चार्ज बॉडी का निकालिए। इसको मान लो Q1, थोड़ा और इसको अच्छा करते हैं, इसको Q2 मान लो, इसको मान लो कितना Q3। तो हमें एक नेट चार्ज निकालना है कि नेट चार्ज आपको निकालना है बॉडी पे। इसको लिखने का तरीका Q नेट ऐसे लिख दो, Q1 + Q2 + Q3। ठीक, तो Q नेट का वैल्यू निकालना है आपको। Q का वैल्यू कितना है? +3 कूलम, ये बीच में प्लस है फॉर्मूला का। Q2 का वैल्यू हो गया -8 कूलम, प्लस Q3 का वैल्यू है +12 कूलम, है ना। अब देखिए Q नेट का वैल्यू कितना आ जाता है ना, 15 है, 8 तो 7 कूलम आ जाएगा, 7 कूलम प्लस में। ध्यान रहे कि ऐसे कंडीशन में चार्ज को साइन के साथ रखिएगा। चार्ज इज टेकन विथ साइन, चार्ज इज टेकन विथ साइन। बात समझ में आ गया ना, है ना। चार्ज को आप कैसे कीजिएगा? साइन के साथ रखिएगा। क्लियर? बात समझ में आ गया कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज का जो एडिशन होता है वो सिंपल अलजेब्रा से होता है। सिंपल अलजेब्रा आपको पता है, बचपन से आप पढ़ रहे होंगे। तो नेट चार्ज कैसे निकाला जाता है, चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट का जो बात है वो ये है कि हम लोग बात किए थे कि चार्ज कौन कौन सा फील्ड तैयार करता है ना। तो चार्ज जैसे इसका बताते हैं, चार्ज क्या है। मान लो कि चार्ज अगर रेस्ट में, तो पता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। ओनली कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी कभी। और चार्ज अगर मोशन में है, वो भी कैसा मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज जो है यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक्सेलरेशन 0 होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार करता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार करता है। ठीक। और तीसरा चीज़ है कि चार्ज अगर एसेलरेटेड मोशन में, चार्ज अगर एसेलरेटेड मोशन में है, यानी कि यहाँ पे एसेलरेशन 0 नहीं होगा, है ना, तब क्या होगा जी? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार करेगा, है ना, एज वेल एज EMF, मतलब EMW, एज वेल एज EMW। EMW का मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। जब चार्ज एसेलरेटेड फिर से आ जाते हैं,
चार्ज अगर रेस्ट में है तो कौन सा फील्ड ओनली तैयार करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो कौन सा फील्ड तैयार करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तैयार करेगा। यानी कि समझ लीजिए ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अपने आप को अगर हम पार्टिकल मान ले तो ये हमारा हाथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, चलते चले जाएंगे, इस तरह का कंडीशन होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे इसको पढ़ना है और भी। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6। ये 6 बहुत आसान है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या है, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज कर दो और अच्छा रहेगा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या है, दैट इज मास विदाउट चार्ज, दैट इज मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिखा जाएगा। बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। समझे, चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास जो है चार्ज के बिना रह सकता है। चार्ज के बिना मतलब नेट चार्ज की कहानी कह रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल और भी बात कर ले थोड़ा सा। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी का खासियत ये है कि जितना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो कह सकते हैं ये न्यूट्रल बॉडी है। कौन सा, न्यूट्रल बॉडी है। और मान लेते हैं न्यूट्रल बॉडी का मास जो है, मास इसका मान लिया गया m है, तो इस पर तो चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज नहीं है, लेकिन मास तो है ना। तो मास देखो बिना चार्ज का रह रहा है, बिना चार्ज का रह रहा है, इसका मतलब नेट चार्ज इसका नहीं है। आइए अब इसमें क्या किया गया, बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा यानी लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, तो बॉडी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो आप मास बताइए इसमें घटा कि बढ़ा। इसका जो मास है मान लेते हैं m डैश मान लो, तो पहले m था उसमें से कुछ मास घट गया होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया ना बाहर। यहाँ पे देखिए फिर से समझिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो पहले m मास था तो अब m डैश हो गया, m डैश का वैल्यू m से कमेगा क्योंकि कुछ निकला है ना। और यहाँ पे देखो तो चार्ज जो है, ये बॉडी चार्ज भी है, क्या इसमें मास नहीं है, तो बोलेंगे है, तो चार्ज जो है विदाउट मास तो नहीं रह रहा है ना। चलिए एक और बात कर लेते हैं इधर, मान लीजिए एक बॉडी है, इसमें ही इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें ही इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ये बॉडी अब क्या होगा, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी सब सही है। यहाँ पे बॉडी कैसा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है ना। यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रॉन आ गया अंदर, तो ये बॉडी कैसा है, नेगेटिव चार्ज हो गया है ना, ये बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब बताइए इसका m डैश क्या होगा, पहले m था तो m से कुछ बढ़ जाएगा ना, m से कुछ बढ़ जाएगा है ना। तो इससे भी पता चल रहा है चाहे बॉडी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उसमें मास तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है दैट इज उसमें नेट चार्ज नहीं है लेकिन इसमें मास है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आगे का बात है ना। अब समझिए यहाँ पे 2-3 बातें और है ना, कि सबसे एक और है हमारे पास, एक अगला जो है कितना जो भी नंबर है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है नहीं बदलने वाला। इसका मतलब है ना कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड या वेलोसिटी,
स्पीड, है ना। चार्ज जो है इनवेरिएंट है। देखो मास वेरिएंट कैसे है वो आपका आगे चैप्टर में बताया जाएगा, यानी कि क्लास 12 की बात आ जाता है। मास क्या है यहाँ लिख देते हैं साथ साइड में, मास इज वेरिएंट, मतलब इनवेरिएंट कह दिया गया। तो चार्ज जो है स्पीड पे कभी नहीं डिपेंड करेगा, ये समझिए। चार्ज स्पीड पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इसको v वेलोसिटी से भेजा गया और इस पे चार्ज q था, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर ये इसी बॉडी को 2v वेलोसिटी कर दिया जाए तो इसके चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं कर पड़ेगा, क्योंकि स्पीड पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। फिर से एक बॉडी है, उस पर चार्ज q है, अगर उसको v स्पीड से भेज दिया गया है ना, v स्पीड से, तो अब कह रहा है कि अगर इसका स्पीड 2v कर दें तो बताइए इस बॉडी पे कितना चार्ज रहेगा, तो अभी भी q रहेगा, क्योंकि चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मास में ऐसा नहीं है, रिलेटिविटी थ्योरी से आपका मास में ऐसा नहीं है, मास इज वेरिएंट, है ना, मास हमेशा बदलता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगला जो प्रॉपर्टी है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसका बहुत ही सिंपल है, इसका दो कंसेप्ट आता है। एक ओल्ड कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट की चार्ज कैन neither created nor be destroyed, only can transfer। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है ये समझो। आइसोलेटेड चार्ज, isolated charge can neither created nor be destroyed, only can transfer लिख सकते हो, कैन। समझिए बात को, है ना। बात ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो ओल्ड कंसेप्ट था, जैसे मास का कंजर्वेशन है, एनर्जी का कंजर्वेशन कि नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक उसी तरह से चार्ज का भी था कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट जो है मॉडर्न फिजिक्स में, है ना, कि ऐसा देखा गया कि बाहर से जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिए तो एकाएक प्लस माइनस चार्ज गायब हो जाता है ना। तो प्लस माइनस चार्ज, एक प्लस भी गायब हो गया, माइनस भी गायब हो गया, और कभी कभी आ भी जाता है माइनस प्लस चार्ज या प्लस माइनस चार्ज। तो चार्ज तो यहाँ डेवलप हो गया और डिस्ट्रॉय भी हो गया। तो इस कंसेप्ट को सुधार करके ये लिखा गया है ना, कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, या तो एक पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव, अकेला पॉजिटिव या अकेला है नेगेटिव, है ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉयड कर सकते। बात को समझिए, ना तो अकेला पॉजिटिव क्रिएट होगा ना अकेला नेगेटिव डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि अकेला कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ना तो क्रिएट करेंगे उसको ना तो डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, जोड़ा में हो सकता है, पेयर में, दोनों साथ साथ क्रिएट भी हो सकता है, दोनों साथ साथ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। यही है, मोर नॉलेज तो आपको क्लास 12 में भी मिलेगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सवाल अब यहाँ तक नहीं है, अब एक और प्रॉपर्टी है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अब इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज अनकटेबल, तो मिनिमम एक ही इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होता है ना। तो वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, सबसे पहले बता दें थोड़ा सा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल आया वो एक एक्सपेरिमेंट से आया,
वो एक्सपेरिमेंट का नाम है वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स, है ना। इसको सबसे पहले बताने वाले जो तो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट मिलीकॉन्ट, है ना। नियर अबाउट 1906 में ये हुआ था। ये इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज, किसी बॉडी पे कितना चार्ज है नेट चार्ज, या किसी बॉडी से कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, है ना, वन बॉडी टू अनदर, उसका ये बात चलता है। क्वांटाइज का मतलब होता है, यानी इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सबसे पहले दो तरह का क्वांटिटी होता है ना। क्वांटिटी दो तरह का होता है, किसी का बढ़ना घंटा एक बढ़ना और घटना, किसी का बढ़ना और घटना एक कंटिन्यूअस वे में होता है, और किसी का बढ़ना और घटना जो है डिसकंटिन्यूअस वे में होता है। जैसे सीढ़ी का चढ़ना, कोई कहेगा आदमी कि हम एक के बाद 1.5 सीढ़ी चढ़ गए, यानी 1.5 सीढ़ी, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक के बाद वो 2 सीढ़ी चढ़ेगा, है ना। अगर हम कह दें स्केच से अगर लिख रहे हैं, स्केच से हम कह देंगे मेरा स्केच ख़त्म हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, आधा स्केच लेकर के आओ, तो कोई ला के देगा? नहीं देगा, है ना। स्केच अगर एक मिलेगा या फिर समूचा मिलता है, यानी उसका बढ़ना घटना एक फिक्स क्वांटिटी में होता है। अब कोई गलती किया तो थप्पड़ मारना है तो 1 मारो या 2 मारो, 1.5 थप्पड़ तो नहीं मार सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जिसका बढ़ना और घटना एक फिक्स अमाउंट में होता है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, क्वांटाइजेशन। तो किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, ये साइंटिस्ट जो है बताएं कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड मेथड से चलता है ना, दैट इज क्वांटा ऑफ चार्ज। तो किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा वो एक फार्मूला डिसाइड करता है। वो फार्मूला का नाम ये दिया गया, वो फार्मूला निकाल करके Q बराबर NE, है ना। और इसका स्टेटमेंट है, थोड़ा सा लिख लीजिए स्टेटमेंट, कि द चार्ज विच कैन प्रोड्यूस, विच कैन प्रोड्यूस्ड, और ट्रांसफ़र भी लिख सकते हो, बाय या इन बॉडी या इन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज इसको ई से इंडिकेट करते हैं। कहता है किसी बॉडी पे चार्ज या किसी बॉडी से जो ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज, वो हमेशा होता है इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, है ना, एलिमेंट्री चार्ज ई। और वो फार्मूला दिया हुआ है। क्यू का मतलब क्या हो गया बताओ तो, अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यू का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज। एन जो है वो इंटीजर है, इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी और नेगेटिव भी, यानी +-1 +-2 ऐसे यही है। ई जो है अभी बताएं क्या चीज़ है, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे, दोनों पे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, यानी कितना होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अगर ये अगर कहें हम अगर एलिमेंट्री चार्ज, तो इसको इंटीजर बोलना पड़ेगा। अगर ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर हम बोल दें तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को कहेगा। आगे देखो न्यूमेरिकल से आसान हो जाएगा इसको, यानी कि ई क्या हो गया, एलिमेंट्री चार्ज, उसका वैल्यू तो आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज प्रेजेंट है या एक प्रोटॉन पे जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट है वो लिखाया। एन तो आपको बता ही दिए इंटीजर है, ठीक। और यही फॉर्मूला आया कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है, कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, सबका जवाब यही देगा, कौन, Q बराबर NE। अच्छा बताओ तो Q बराबर NE है तो N बराबर कितना लिखेंगे, Q/E। और N हमेशा क्या चीज़ में आना चाहिए, इंटीजर में। ये भी तो सबको पता होना चाहिए ना, N क्या चीज़ में आना चाहिए, इंटीजर में। कभी कभी पता है इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज। आगे 12th में ये सब है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लास 10 में तो एक फेमस क्वेश्चन है कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, ये वो, है ना, सॉरी एक कूलम में नहीं, है ना, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पूछा जाता है। मिटा दें इसको, देते हैं पहला क्वेश्चन वही, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक, ये कहना है आपको, निकालना है। सॉल्यूशन कैसे होगा, कोई भी बता ही तो दिए थे, हर बार बताते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल आए बनाने के लिए तो हड़बड़ाना नहीं है। पहले जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको पहले लिखिएगा, उसके बाद खोजिएगा कि उससे रिलेटेड फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। कैलकुलेशन, ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो देखो आपको दिया हुआ है क्यू का वैल्यू 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन पूछ रहा है, यानी आपसे क्या है एन बराबर पूछ रहा है। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, क्यू बराबर एन ही, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन ही पढ़े थे तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई यू हो जाएगा। अब क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है, और ई तो पता ही है आपको एलिमेंट्री चार्ज होता है, तो एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। पहले तो ये बता देंगे कूलम कूलम कट जाएगा, और इतना करिएगा कैलकुलेट तो 1.625 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके क्लास 10 में भी दिया हुआ है, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मिटा दें। अब एक और क्वेश्चन है कि जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 20 माइक्रो कूलम चार्ज में। देखो 1 माइक्रो कूलम बराबर हो जाता है 10⁻⁻6 कूलम। आप चाहिएगा तो बना सकते हैं। 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम, है ना। 1 नैनो कूलम बराबर होता है 1 नैनो कूलम हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। तो ऐसे होता है, आप इसको जानते होंगे, है ना। ये छोटा वैल्यू है चार्ज का। तो बताइए, फिर वही बात है ना, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q बराबर 20 माइक्रो कूलम, यानी 20 गुने 10⁻⁻6 कूलम कर लेंगे। और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो N बराबर Q बाई E हो जाएगा, यानी 20 गुने 10⁻⁻6, और उसके बाद E का 1.6 इंटू 10⁻। सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻ कितना 14। नोट कर लीजिए ऐसे ही, ठीक, मिटा दें। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन ऐसा है कि कैन अ बॉडी हैव a charge of, can a body have a charge of कितना दिया हुआ है जी, 4.8 गुने 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। ये थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा ही है ना। कह रहा है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ इतना। पहले देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो आपको क्वेश्चन से डाटा क्या मिला कि Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। आई तो आपका अपना है, वो तो हमेशा ही रहेगा आपके साथ, कितना याद करके इतना। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ इतना कूलम। इसका मतलब एन भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन एन के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आप पहले एन को निकालिए, एन बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर Q बटा E हो जाएगा। अब Q बटा E कीजिएगा तो कितना लिखें ऊपर 1 इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, कटेगा तो 16 3, ये नीचे ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/10 बचेगा। अब आप खुद बताइए कि n तो हम बताए थे इंटीजर के बारे में, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आया 3/10, तो क्या n जो है इंटीजर नहीं है, n जो है इंटीजर नहीं है। अगर n इंटीजर नहीं है तो हम कहेंगे कि किसी बॉडी पे जो चार्ज लिखे हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो इसी से एक्सप्लेन हो रहा है कि n का वैल्यू आना चाहिए क्या चीज़, इंटीजर में आना चाहिए। n का वैल्यू अगर इंटीजर में आएगा तो हम कह देंगे हाँ एक बॉडी पे चार्ज है उतना। इसके पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे तो यही तो बताए थे कि किसी बॉडी में कितना चार्ज होता है उसका निर्धारण जो है Q बराबर n ही करता है ना, यानी कि n बराबर Q बाई E करता है। n हमेशा आना चाहिए इंटीजर में, है ना, चाहे वो पॉजिटिव में आए या फिर नेगेटिव में।
ठीक, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, मिटा दें। अब क्वेश्चन है, आप बनाइएगा कि कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 4.8 इंटू कितना दिया हुआ, 10⁻18 कूलम। अब आंसर बताइएगा यस और नो में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला फॉर्मेट देते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन may be removed so that, और क्या दिया हुआ है, it have charge कितना, प्लस, यानी कि +1 माइक्रोकूलम, यही ना है, हाँ नहीं मिली कूलम है, +1 मिली कूलम है। माइक्रो भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन में बी रिमूव। देखो ये वर्ड को पकड़ो, इलेक्ट्रॉन हटा है तो पक्का ये चार्ज तो प्लस ही आएगा, है ना। चार्ज जो बॉडी चार्ज हो जाएगा वो तो पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो लिखा हुआ भी सही है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन में बी रिमूव्ड सो दैट इट हैव चार्ज इतना, तो क्या दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना, +1 मिली कूलम बराबर कितना होता है, 1 × 10⁻³ कूलम। कोई दिक्कत नहीं। अब एलिमेंट्री चार्ज के बारे में आपको तो कहानी पता ही है, ई बराबर कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपसे एन का वैल्यू पूछ रहा है, एन बराबर Q/E, क्यू का वैल्यू कितना हो गया जी, 1 × 10⁻³ और 1.6 × 10⁻⁻19 ऑन द। अब सब सॉल्व कीजिएगा तो एन का वैल्यू आपका आ जाएगा ऑन सॉल्विंग 6.25 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया, तभी बॉडी पे चार्ज जो है इतना आ गया। ठीक, समझ में तो आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब जगह पे जो हमारा एक ही हथियार अभी चल रहा है वो कौन सा है, Q = Ne। ज़रूरत पड़े तो इसका रूप ऐसा भी हो सकता है। ठीक, समझ गया ना। एन इंटीजर, ये एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 और Q हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, मिटा दिया जाए, है ना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और अच्छा वाला करा देते हैं, है ना, कम्पिटिटिव टाइप का है, पूछता है इसीलिए बता रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देते हैं कि इफ़, क्वेश्चन ये है, इफ़ 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आर acquired by a body every second, मतलब 1 सेकेंड, every second, the time required for the body to get a total charge, of 1 कूलम will be, आपको ऑप्शन दिया है ए में 2 आवर, बी में ऑप्शन दिया है 2 डेज, सी में दिया है 2 ईयर्स और डी में दिया है 20 ईयर्स। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, उसी के ऊपर आधारित है ना। हम सॉल्यूशन देते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि इफ़ 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आर एक्वायर्ड, कोई बॉडी एक्वायर कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, बाय अ बॉडी के द्वारा एवरी सेकेंड का मतलब कितना होता है, 1 सेकेंड में,
तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज को एक्वायर करने में। 10 पर पावर 10 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में बॉडी अपने पास रख रहा है, यानी कि कहीं से वो एक्वायर कर रहा है। तो आपसे सवाल कर रहा है कि एक कूलम चार्ज में को एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो देख लीजिए भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भाई क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वो चार्ज को एक्वायर किया है। भाई 1 सेकेंड, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है ना, 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड चार्ज एक्वायर्ड, बाय बॉडी कितना होगा बताओ आप। Q बराबर क्या पढ़ते हैं, एन का वैल्यू नहीं दिया है, 10 पर पावर 10 इलेक्ट्रॉन। वो बात याद कीजिए जो बता रहे थे कि Q बराबर NE में अगर N का नाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा, है ना। तो n जो है दो तरह इंटीजर भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बात चलता है दोनों समय। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज होगा, देखो यहाँ पे एक सेकेंड में 10 पर पावर 10 इलेक्ट्रॉन दिया है, समझिए बात को। एक सेकेंड में 10 पर पावर 10 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है, वो चार्ज एक्वायर नहीं कर रहा है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो चार्ज निकालेंगे नहीं, 10 पर पावर 10 गुने इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वही लिख देंगे 10 टू द पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 1.6 इंटू ये इसके साथ कितना हो जाएगा 10 पर पावर -9 कूलम। ठीक, अब देखो चूंकि इसलिए वाला मेथड लगा दो ऐसा ही बन जाएगा फटाफट। एक सेकेंड का मामला ये है ना। तो देखिए इतना कूलम चार्ज है, चूँकि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज जो है एक्वायर करता है एक सेकेंड में। ठीक, तो एक कूलम चार्ज कितना सेकेंड में एक्वायर करेगा, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 इतना सेकेंड में, है ना। यही है। अब देख लो आपको सेकेंड में तो कहीं आंसर दिया हुआ ही नहीं है ना। सेकेंड में नहीं दिया हुआ है तो इसको चेंज करते जाओ, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो ना। 1 पॉइंट देखो ऐसा कर सकते हैं, ऊपर भेज देंगे तो 10/16 गुने 10 पर पावर 9 सेकेंड लिख सकते हैं। इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसको देखो काटो तो 5 से 8, 2 से कटाएंगे तो 8 5, यानी कि आपका आ गया कितना, यानी कि टाइम जो आ रहा है आपका 5/8 गुने 10 पर पावर 9 सेकेंड आ रहा है। इसके बाद बोर्ड को साफ़ करेंगे, पहले नोट कीजिए एक बार फिर हम समझाते हैं, है ना। चलिए नोट कर लिए होंगे पॉज करके। चलो देखो तो जी, कह रहा था कि 10 पर पावर 10 इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड में डिपॉजिट होता है, यानी कि एक्वायर कर रहा है एक बॉडी। तो एक कूलम चार्ज को कितना समय लेगा, देखिए एक सेकेंड में पहले ये हम निकाल रहे हैं कि कितना चार्ज वो बॉडी के पास कितना चार्ज एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो Q बराबर NE के कंसेप्ट से हम निकाल दिए, तो चार्ज का वैल्यू आ गया इतना, है ना। तो अब चूंकि वाला मेथड लगाएंगे सिंस वाला कि इतना कूलम चार्ज एक सेकेंड में, तो एक कूलम चार्ज इतना सेकेंड में। अब इसको बदल के देखते हैं, हो सकता है ईयर तक बदलेंगे आ जाएगा आंसर, है ना। तो चलिए मिटा देते हैं इसको, अब बदलने का काम है वो भी बता देते हैं। देखो कितना है जी टाइम, 5/8 गुने 10 पर पावर 9 ये क्या चीज़ में है, सेकेंड में। तो अच्छा इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में बदलेगा, फिर ये 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में बदलेगा, फिर ये 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज में बदलेगा, और फिर इसको हम इतना से डिवाइड करेंगे तो कैसे में बदल जाएगा, ईयर में। और सबको सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू जो है लगभग आ जाता है 19.8 ईयर्स, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 20 ईयर्स। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया ना। अब चाहो तो घर पे भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, और भी सारा इसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट अब जो है टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिस्टम होता है, उसको भी बता देते हैं, उस पर भी क्वेश्चन है, बता दें इसको। नेक्स्ट है एक और सिंपल टॉपिक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो बॉडी पर ही होता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन बॉडी को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है ना। तो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लिख देते हैं ऑफ क्या चीज़, डायमेंशन। 3 भाग कौन कौन है जी, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक बॉडी को हम नाम देते हैं 1D बॉडी यानी 1 डायमेंशनल बॉडी, दूसरा 2 डायमेंशनल बॉडी और तीसरा हो गया क्या चीज़, 3 डायमेंशनल बॉडी। अब चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो 1 डायमेंशनल बॉडी पे भी होगा। 1 डायमेंशनल बॉडी का मतलब खाली लंबाई हो, उसमें चौड़ाई और मोटाई जो है लेकिन एज कम्पेयर टू लेंथ बहुत कम है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से 2D बॉडी की बात करें तो जैसे आपका पीस ऑफ पेपर देख लो, नोटबुक का आपका पेज, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है, यानी 2D तो हो गया, मोटाई है लेकिन बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दें। 3D मतलब क्यूब देख लो, क्यूब में तो सब कंसिडरेबल है, इसलिए 3D बॉडी हो जाता है। तो देखिए अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सभी बॉडी पे करते हैं, है ना। तो पहले हम लोग डेंसिटी को एक तरह से पढ़ते थे, लेकिन अब डेंसिटी भी 3 होता है ना। इसका अलग होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। देखो हम लोग इसको में लीनियर डेंसिटी आएगा, इसमें एरियल डेंसिटी आएगा या सरफेस डेंसिटी है, इसमें वॉल्यूम डेंसिटी आएगा। तो हम डेंसिटी किसका बात कर रहे हैं, मास का या चार्ज का। तभी पढ़ाई तो चार्ज का चल रहा है, तो हम इसके लिए डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं, ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से। अब इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई, इसमें तो लेंथ है तो लेंथ ही लिखना पड़ेगा, यानी कि L। तो क्या हो गया फॉर्मूला, लैम्डा बराबर Q बाई L। अच्छा यहाँ से बताओ तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। बहुत आसान है ना, सिंपल है, देख लिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है और हमें डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी क्या हो जाता है, क्वांटिटी यानी चार्ज बटा। अब चूँकि लेंथ है तो लेंथ पे ही काम चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी होता है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या होगा, ऊपर तो चार्ज ही रहेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, और नीचे क्या रहेगा, एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, एरिया। अब इसका देख लीजिए, सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, Q बाई ए। इसलिए Q बराबर बताओ जी सब लोग, Q बराबर सिग्मा इंटू ए। क्लियर। अब तो इसके बारे में तो आप खुद बता दीजिएगा, बताइए। 3D के बात कर रहे हैं तो इसमें होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या चीज़, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। होता है चार्ज बटा क्या हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम चार्ज बाई वॉल्यूम भी, है ना। यहाँ बताओ तो रो बराबर क्या हो गया, Q बाई भी, इसलिए Q बराबर रो भी, है ना। समझ में आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चन है इसलिए बता दिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देखो होता क्या है कि चार्ज कभी पॉइंट चार्ज होता है, कभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है ना। जैसे एक रॉड पे चार्ज है तो हर जगह चार्ज हो जाएगा, है ना। एक पीस ऑफ पेपर पे चार्ज है तो हर जगह चार्ज होगा। तो पीस ऑफ पेपर 2D बॉडी हो गया, रॉड जो है 3D बॉडी हो गया। तो उस समय अगर ऐसा ज़रूरत पड़े तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम लोग डेरिवेशन किए हैं, यानी लैम्डा चार्ज बटा लेंथ। 2D बॉडी के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी या सुपरफिशियल भी बोलते हैं, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। चार्ज बटा एरिया हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूम में वॉल्यूम चार्ज बटा वॉल्यूम हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन है इसके ऊपर बहुत सारे।